फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक आपने जो मुझसे सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ी, मॉडल्स पढ़े, इसके साथ ही आपने पर्सपेक्टिव पढ़ा, उन सबको आपने अलग अलग सेगमेंट के रूप में देखा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज्योग्राफी को होलिस्टिकली देख पाएं, यानी कि अब जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है, मॉडल है, पर्सपेक्टिव है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं आप इनके इंटर रिलेशन को समझें। तो इसी आधार पर मैंने एक नई लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें आपको मानव भूगोल की डीप इंसाइट्स मिल सकेंगी। ये लेक्चर सीरीज उन लोगों के लिए है जो यूपीपीसीएस का मेंस देते हैं, यूपीएससी का मेंस देते हैं, किसी रिसर्च प्रोग्राम में भागीदार हैं, या फिर नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक सर्वे डाला था, एक क्विज डाला था, जिसमें मैंने पूछा था कि जो मेड सिंपल की इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी बुक है, क्या इसके आधार पर एक नई लेक्चर सीरीज लाई जाए। तो इसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। 87% लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी आधार पर इस लेक्चर सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है। अब देखिए, आपको ये ध्यान देना है कि कैसे यहाँ पर हम लोग पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे और फिर ज्योग्राफी की जितनी भी अलग अलग स्ट्रीम है, सेटलमेंट, मॉडल, वो कैसे इसके साथ में जुड़ती जाती है। तो देखिए, पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी में आपने समझा है कि जो मानव भूगोल है, इसका उद्देश्य है मनुष्य और वातावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करना, यानी मनुष्य पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डालता है और पर्यावरण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझना। तो इसको समझने के लिए अलग अलग विचारधाराएं आई, जैसे कि नियतिवाद की विचारधारा। नियतिवादियों ने कहा कि एक स्थान पर जैसा पर्यावरण होता है, ठीक वैसा ही मनुष्य का विकास होता है। उदाहरण के लिए, जो गंगा नदी के मैदान हैं, वहां पर जब गंगा में बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी जो है गंगा नदी से आकर के इन मैदानों में फैल जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर फसल अच्छी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जो त्योहार होते हैं वो कृषि आधारित होते हैं। तो यानी कि एक स्थान पर जैसा पर्यावरण है, उसी हिसाब से वहां पर सभ्यता डेवलप हुई। लेकिन इसका विरोध कर दिया संभववादियों ने। उन्होंने कहा मनुष्य अपने वातावरण में परिवर्तन भी लाता है। एक उदाहरण देखें, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है सेटलमेंट ज्योग्राफी का, एक्यूमीन। तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। एक्यूमीन क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां पर मनुष्य ने निवास करना शुरू कर दिया है, यानी पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर मनुष्य निवास करने लगा है, उसे हम एक्यूमीन कहेंगे। तो संभववादियों ने कहा कि देखिए, जो एक्यूमीन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि ऐसे स्थान जहां पर मनुष्य निवास करता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि वहां पर जो परिस्थितियां हैं बहुत विपरीत हैं। जैसे कि अगर हम सहारा के मरुस्थल की बात करें, तो अब सहारा के मरुस्थल में कोई भी नहीं रहना चाहेगा, लेकिन क्योंकि वहां पर ऑयल फील्ड है, वहां पर तेल पाया जाता है, इसलिए वहां पर लोगों ने निवास करना स्टार्ट कर दिया है, काम धंधा स्टार्ट हो गया है। बाकायदा आप कई सारी हॉलीवुड की मूवीज भी हैं जो देख सकते हैं, जो सहारा मरुस्थल के ऊपर बनी है कि किस तरह से वहां पे ऑयल को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये संभववादियों का तर्क हो गया। लेकिन अब देखिए, अगला स्टेप क्या है। ठीक है, आपने प्रकृति के साथ कुछ परिवर्तन किया, प्रकृति में कुछ बदलावों को आपने स्टार्ट किया, लेकिन इसके प्रभाव क्या हुए। अब देखिए, जैसे उपज बढ़ी, मान लीजिए मनुष्य ने फर्टिलाइजर का आविष्कार किया, यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि जो उपज है वो बढ़ गई, लेकिन इसकी वजह से फिर जनसंख्या भी बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो हम ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं। दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जो हमारा विकास कार्य है, वो बहुत तेजी से हो रहा है। इसकी वजह से जो समुद्री तट है वहां पर प्लास्टिक आप देखते हैं, नदियों का जो पूरा का पूरा जो कैचमेंट एरिया होता है वो कम होता जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के हमने जो विकास किया उसने अलग अलग समस्याओं को जन्म दिया। फिर इसके बाद अगर आप देखें, जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो भी अलग अलग तरह की समस्याओं का कारण बन रही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया और इस तरह की समस्याएं। और फिर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है मनुष्य का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण। आपने देखा होगा जनरली जो वेस्टर्न कल्चर है, वहां पर मनुष्य और प्रकृति के बीच में मनुष्य को प्रकृति से अलग माना जाता है और ये माना जाता है दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन है, यानी मनुष्य प्रकृति को
जीतने की कोशिश करता है। भारत में हमारे यहाँ या एशिया के कंट्रीज में ये चीज पहले नहीं थी। हमारे यहाँ हम नदियों को माता कहते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, लेकिन अब जो एटीट्यूड है मनुष्य का वो लगातार बदलता जा रहा है प्रकृति के प्रति। तो यानी कि पहले स्टेप में हम लोगों ने समझा कि जो मानव भूगोल है वो क्या है, फिर हमने समझा जो इसको अध्ययन करने की दो मुख्य धाराएं हैं वो क्या है, फिर हमने समझा जो एक दूसरी धारा है जिसकी वजह से मनुष्य ने प्रकृति में परिवर्तन लाया, उसकी वजह से क्या समस्याएं हुई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो फीडबैक का कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर मुझे याद पड़ रहा है कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा है। 4 तरह के बेसिकली फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, लैग्ड और स्टैगर्ड। देखिए पॉजिटिव फीडबैक क्या है, ये मत समझिएगा कि जब सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जब बहुत ही कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है तो इसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, नहीं। मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप मान लीजिए कि महिला शिक्षा को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि देश में महिला शिक्षा बढ़े। अब ऐसा करने में आप जाहिर सी बात है कुछ एक्शन लेंगे, आप कुछ नीतियां बनाएंगे। तो ऐसे एक्शंस, ऐसी नीतियां जो आपको इस कार्य में सहायता देती हैं, वो पॉजिटिव फीडबैक है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव फीडबैक है वो एक्चुअल में निगेटिव भी कभी कभी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप फसल को बढ़ाने के लिए, यानी कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ाते हैं, तो आप ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं। ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है, इसकी वजह से जो भूमि है उसका जो क्षरण है वो स्टार्ट हो जाता है, भूमि अनुपजाऊ होने लगती है। तो यानी कि ये मत समझिए पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है पॉजिटिव परिणाम, नहीं। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा एक्शन जो आपको उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करे। बस इतना अगर आप अंतर समझ गए हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। निगेटिव फीडबैक जाहिर सी बात है कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा एक्शन जो आपको उद्देश्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करे। जैसे कि कोई एक ऐसी पॉलिसी आ जाती है किसी विभाग से जिसकी वजह से महिला शिक्षा कम होने लगती है, तो ये निगेटिव फीडबैक हो गया। लैग्ड फीडबैक क्या है, देखिए जाहिर सी बात है समाज में कुछ गतिविधियां हो रही हैं, प्रकृति में कुछ गतिविधियां हो रही हैं, तो आप जब तक पॉलिसी बनाते हैं तब तक समाज में थोड़ा परिवर्तन हो चुका है, यानी पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है, तो ये लैग्ड फीडबैक है। और फिर आखिरी में आता है स्टैगर्ड। मान लीजिए आप एक एरिया में जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव जब दूसरे एरिया पे पड़ता है, तो इसको कहते हैं स्टैगर्ड फीडबैक। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में बहुत कोशिश की जाती है जिससे महिला साक्षरता बढ़ जाती है। अब क्या होता है, ये जो एजुकेटेड वुमेन है ये आसपास के स्टेट में जाकर के जॉब करती हैं, जिससे इस स्टेट को गुणवत्तापूर्ण जो एम्प्लॉय है वो मिलता है। तो यानी यूपी ने जो एक्शन लिया उसका प्रभाव मान लीजिए बिहार तक पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, ये स्टैगर्ड फीडबैक हो गया। यानी काम तो यूपी ने किया लेकिन इसका प्रभाव दूसरी जगह तक भी पहुंचा। अब इसको एक यूएसए के एग्जांपल से समझिए जिसे शायद आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। देखिए यूएसए में क्या हुआ कि जो यूएसए के हाई प्लेन्स हैं, ऊंचे उठे मैदान है, वहां पर क्या है, फार्मिंग प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया फार्मिंग को, जिससे ज्यादा उत्पादन मिले। लेकिन ये फार्मिंग प्रैक्टिस सस्टेनेबल नहीं थी, सतत नहीं थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ड्रॉट पड़ा। और जो जमीन है वो क्योंकि देखिए जमीन में क्या है, जब सूखा पड़ता है तो चिटकन सी आ जाती है, यानी मिट्टी सतह से अलग हो जाती है। तो ये मिट्टी उड़ने लगी हवा के साथ। जब ये हवा के साथ उड़ने लगी तो इसको कहा गया ब्लैक ब्लिजर्ड, यानी कि ये काले काले तूफान जैसे दिखाई देते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये मिट्टी जो है, ये अनुपजाऊ जो मिट्टी है, उड़ती हुई आसपास के सभी स्थानों पर छा गई। तो जो फसल थी वो नष्ट हो गई, उत्पादन करना असंभव हो गया। तो इसको कहा गया डस्ट बाउल। और ये कितने स्थान पर फैल गई थी, 6.5 मिलियन हेक्टेयर स्थान पर ये मिट्टी जाकर के फैल गई, जिसकी वजह से कृषि कार्य जो है नष्ट हो गए। तो अब देखिए क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक था। पॉजिटिव फीडबैक कैसे था, यूएसए ने कोशिश की कि उपज को बढ़ाया जाए, तो उसी ये जो एक्शन था उपज को बढ़ाने की वजह बढ़ाने के लिए जो एक्शन लिया गया यूएसए के द्वारा, उसी की वजह से ये ब्लैक ब्लिजर्ड्स आए। तो ये किसका परिणाम थे, पॉजिटिव फीडबैक का परिणाम थे।
फिर देखिए क्या है, जाहिर सी बात है कुछ कदम उठाए जाएंगे इसको रोकने के लिए, जिससे ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो जमीनों के ऊपर मिट्टी छाती जा रही है रेत जैसी, ये रुके। तो इसके लिए क्या किया गया, कदम उठाए गए। तो इससे जो परिवर्तन था वो रुकने लगा, तो ये निगेटिव फीडबैक हो गया। लेकिन जब पॉलिसी बनाई जाती थी तो वो इतनी जल्दी इफेक्टिव नहीं हो सकती है, तो ये लैग्ड फीडबैक हो गया। और स्टैगर्ड क्या हो गया, देखिए जो लोग टेक्सास में रहते थे, अब टेक्सास की दिक्कत क्या थी, वहां पर तो उपज हो नहीं रही है, खाने पीने को है नहीं, तो आसपास के इलाकों की बहुत सारी पॉपुलेशन आकर के कैलिफोर्निया में बसने लगी। तो कैलिफोर्निया में क्या है, जो फसल है वो कम पड़ने लगी, क्योंकि जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा जनसंख्या के पोषण का भार आ गया। तो ये क्या हो गया, स्टैगर्ड फीडबैक हो गया, यानी कि एक स्थान की गलती या सही नीति का प्रभाव दूसरे स्थान पर पड़ता है। अब आते हैं हम लोग सिस्टम एनालिसिस अप्रोच के ऊपर। अब देखिए, अगर आपने यूपीएससी के ज्योग्राफी ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आप पाएंगे कि जो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि ज्योग्राफी में आपने जो पढ़ा है उसका उपयोग आप भारत और विश्व की समस्याओं का समाधान करने में कैसे करेंगे, इस चीज पर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि मनुष्य के जो विकास कार्यक्रम हैं वो किस तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो सिस्टम एनालिसिस अप्रोच है उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है इन समस्याओं का समाधान करने के लिए। देखिए, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच को वैसे तो आप मॉडल के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी को आप यहां पर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं सिस्टम होता क्या है। तो एक जो सिस्टम है ये बहुत सारे चर या वेरिएबल से मिलकर के बनता है। देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए, वेरिएबल मतलब क्या। आप यहां पर एक ऑफिस देख सकते हैं। अब इस ऑफिस में क्या है, देखिए ऑफिस अपने आप में क्या हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम हो गया। अब ये ऑफिस बहुत सारे वेरिएबल से मिलके बना है। कौन कौन से वेरिएबल हैं, जैसे कि इसमें कोई हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो, कोई रिसेप्शनिस्ट होगा, कोई कंटेंट राइटर होगा, तो ये सारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। और देखिए, ये जितने भी वेरिएबल हैं जब सभी के सभी सही तरीके से सामंजस्यपूर्ण कार्य करेंगे तभी ऑफिस सही से चलेगा। जैसे कि अगर हमारे नेशन की बात करें तो नेशन में वेरिएबल कौन हो गए, कानून मंत्रालय हो गया, विधि कानून मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया। और जब सभी मंत्रालय सही सही काम करेंगे, सभी का आउटपुट सही होगा, तभी नेशन की ग्रोथ होगी। तो अगर हम एक नेशन को, देश को एक सिस्टम माने तो इसके वेरिएबल कौन से हो गए, मंत्रालय हो गए। फिर उस मंत्रालय के कुछ नीचे वेरिएबल होंगे जो उसके अंडर में आएंगे, जैसे सेक्रेटरीट वगैरह। तो ये बेसिकली वेरिएबल हो गया। अब इसी को ज्योग्राफी में समझते हैं। देखिए, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, एक पूरा सिस्टम देख रहे हैं। यहां पर देखिए, ये पूरा सिस्टम है। इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि वनस्पति है। वनस्पति किसके ऊपर निर्भर है, मृदा के ऊपर। मृदा किसके ऊपर निर्भर है, वनस्पति के ऊपर। इसके साथ ही यहाँ पर जो वर्षा होती है, उस वर्षा की वजह से मृदा का निर्माण होता है, क्षरण होता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो तापमान होता है, इस तापमान की वजह से इस स्थान पर एक पर्टिकुलर टाइप की वनस्पति पाई जाती है। अगर सर्दी बहुत ज्यादा होती तो आप इस तरह की हरी भरी वनस्पतियां नहीं देख रहे होते। तो ये सब क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गए। वर्षा है, तापमान है, मृदा है, वनस्पति है, ये सब क्या हो गए, ये वेरिएबल हो गए। और ये जो इस स्थान पर पूरा का पूरा सिस्टम है ये सही काम करता रहे, इसके लिए वेरिएबल्स के बीच में एक सामंजस्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गई सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। अमेरिका ने क्या गलती की थी, अमेरिका ने इस सिस्टम को नहीं समझा और जो एक वेरिएबल है उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया, मान लीजिए फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा उपयोग कर दिया कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो अनबैलेंस्ड हो गया, उसका बैलेंस नष्ट हो गया। जब बैलेंस नष्ट हो जाएगा तो इसी तरह की त्रासदियां आएंगी। तो यहीं पर आप सिस्टम एनालिसिस अप्रोच का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप कोई डेवलपमेंट कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप नदी जोड़ो परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं और उनके बीच का क्या सामंजस्य है, इसको समझना जरूरी होगा। जैसे कि इस नदी के आसपास की जो भूमि है उस पर क्या गतिविधियां हो रही हैं, कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। जब आप नदी जोड़ेंगे तो कुछ जमीनें जो हैं वो डूब जाएंगी, तो ये जमीनें जो हैं कितनी उपयोगी हैं, क्या गतिविधियां इसके ऊपर हो रही हैं। नदी का जो पारितंत्र है वो किस प्रकार का है, किस तरह की इसमें मछलियां पाई जाती हैं। हो सकता है एक नदी का पानी जो है
वो दूसरी तरह का हो और दूसरी नदी का पानी जो है वो थोड़ा सा अलग हो अपने यौगिकों में। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए इस नदी की जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, वो शायद दूसरे नदी के पानी की वजह से नष्ट हो जाएं। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, जितने भी वेरिएबल हैं सभी को हमें समझना होगा और ये देखना होगा कि कैसे हमारा डेवलपमेंट कार्य इस प्रकार से हो कि इनके बीच का जो संतुलन है वो नष्ट ना हो, जिससे कि सिस्टम चलता रहे। यही सिस्टम एनालिसिस अप्रोच की सबसे बड़ी उपयोगिता है।